नमस्कार। आज हम सीधे भारतीय संविधान के भाग 3 में गोता लगा रहे हैं। हाँ, जहाँ हमारे मौलिक अधिकार हैं। बिल्कुल। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और इसकी प्रेरणा इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा और अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों से आई है ना? जी हाँ, और ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये तो व्यक्ति की गरिमा और उसके विकास का आधार है। एक तरह से बहुमत की मनमानी के खिलाफ सुरक्षा कवच। सही कहा। तो आज की चर्चा का फोकस रहेगा मौलिक अधिकारों का मूल विचार और खास तौर पर समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, हमें ये समझना है कि ये अधिकार क्यों इतने जरूरी हैं। तो चलिए इनकी नींव से शुरू करते हैं। इनका मकसद क्या था आखिर? जैसा आपने कहा, प्रेरणा तो इतिहास से मिली। मुख्य लक्ष्य था वो जीवन, स्वतंत्रता जैसे बुनियादी हकों को विधायिका की ज्यादती से बचाना। जस्टिस भगवती ने भी कहा था कि ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और उसके विकास के लिए माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, ये असल में कानून का शासन स्थापित करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या ये अधिकार बिल्कुल असीमित है? समाज की जरूरतें भी तो देखनी होती हैं। बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कोई भी स्वतंत्रता पूरी तरह बेलगाम नहीं हो सकती। जस्टिस मुखर्जी ने भी यही कहा था। इसीलिए हमारा संविधान खुद ही उचित प्रतिबंधों की बात करता है। अच्छा, तो ये अमेरिका के पुलिस पावर सिद्धांत से अलग है? हाँ, कुछ हद तक। अमेरिका में सीमाएं अक्सर अदालतें तय करती हैं, पर भारत में संविधान खुद ही वो लक्ष्मण रेखा खींचता है। और ये अधिकार हमें मिलते किसके खिलाफ है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द है, इसका क्या मतलब है यहाँ? राज्य का दायरा काफी बड़ा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण भी शामिल हैं। मतलब ज्यादातर सरकारी या उससे जुड़ी संस्थाएं। और न्यायपालिका? न्यायपालिका की स्थिति थोड़ी अलग है, पर हाँ, उसे भी संविधान के दायरे में ही काम करना होता है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर, जो कानूनों और अधिकारों के बीच का रिश्ता तय करता है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून, चाहे संविधान से पहले का हो या बाद का, अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, बेअसर। तो यहीं से न्यायिक समीक्षा की शक्ति आती है? बिल्कुल, अदालतों की वो ताकत जिससे वे कानूनों को परख सकती हैं। और केशवानंद भारती मामले में तो इसे संविधान का मूल ढांचा ही कह दिया गया। इसमें वो 2 सिद्धांत भी है ना, ग्रहण और पृथक्करण। संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, ग्रहण का सिद्धांत मतलब भिकाजी मामला कहता है कि पुराने कानून जो अधिकारों से टकराते हैं वो ढक जाते हैं, खत्म नहीं होते, बाधा हटने पर फिर लागू हो सकते हैं। अच्छा। और पृथक्करण का सिद्धांत, गोपालन मामला, ये कहता है कि अगर कानून का सिर्फ एक हिस्सा गलत है तो पूरे कानून को नहीं, सिर्फ उसी हिस्से को हटाएंगे अगर मुमकिन हो तो। और कोई अपने अधिकार छोड़ नहीं सकता है ना, बशीर नाथ मामला। जी हाँ, मौलिक अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब समानता के अधिकार के बिल्कुल केंद्र में आते हैं अनुच्छेद 14। इसके 2 पहलू बताए जाते हैं। जी बिल्कुल। पहला है कानून की समक्ष समानता, मतलब कोई कानून से ऊपर नहीं, किसी को खास छूट नहीं। ये एक तरह की नकारात्मक बात है। नकारात्मक मतलब ये कुछ करने से रोकता है, विशेष व्यवहार करने से। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, यानी एक जैसी परिस्थिति में सबके साथ एक जैसा बर्ताव। ये सकारात्मक है। अच्छा, तो लक्ष्य है सबके लिए समान न्याय, और ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, सिर्फ नागरिकों पर नहीं। हाँ, ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। पर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, क्या सबके लिए एक ही नियम बनाना ठीक है? क्या वर्गीकरण मतलब ग्रुप बनाने की कोई गुंजाइश है? हाँ, जरूर है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान यानी मनमाने ग्रुप बनाने से रोकता है, लेकिन उचित वर्गीकरण की इजाजत देता है। जरूरत के हिसाब से आप अलग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन उसकी शर्तें होंगी। हाँ, 2 शर्तें हैं, जैसा डालमिया मामले में कहा गया। पहला, वर्गीकरण का आधार समझने लायक हो, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। और दूसरा, उस आधार का कानून के मकसद से तर्कसंगत रिश्ता हो, रैशनल नेक्सस। ये वर्गीकरण भूगोल या टैक्स के आधार पर भी हो सकता है। हाँ, भूगोल, टैक्स या कभी-कभी किसी एक व्यक्ति के लिए भी, जैसे चिरंजीत लाल मामले में था। पर वर्गीकरण हमेशा उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 से 18 पर आते हैं, जो समानता के अलग अलग आयाम दिखाते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है।
दुकानों, होटलों, कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। पर इसके अपवाद भी है? जी हाँ, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए सब एंड थर्ड नंबर 15 या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए सब एंड 4 नंबर 15 खास प्रावधान कर सकता है। ये खंड 4 चंपकम दौराईराजन मामले के बाद जोड़ा गया था। और बालाजी मामले ने आरक्षण पर कुछ सीमा लगाई थी। हाँ, बालाजी मामले ने करीब 50% की सीमा और पिछड़ेपन के लिए सामाजिक और शैक्षिक दोनों आधारों पर जोर दिया था। ठीक है। और अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों से जुड़ा है? हाँ, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है। इसमें भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ भी अपवाद है। जी, संसद चाहे तो किसी पद के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। 16(3) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो सकता है अगर उनका प्रतिनिधित्व कम हो। 16(4) और धार्मिक संस्थाओं के पदों के लिए भी खास नियम हो सकते हैं। 16(5) और अंत में अनुच्छेद 17 और 18। ये बहुत सीधे और स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए कानून भी है ना? हाँ, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुच्छेद 18 सैन्य या अकादमिक सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है। भारत रत्न जैसी उपाधियां नहीं मानी जाती। तो कुल मिलाकर ये मौलिक अधिकार, खासकर समानता का अधिकार, एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बराबरी देते हैं और दूसरी तरफ राज्य को समाज की भलाई और सकारात्मक कार्रवाई के लिए जरूरी कदम उठाने की छूट भी देते हैं। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। और यहीं से वो मुश्किल सवाल उठता है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। हाँ, कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में जहां सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत तो है, वहां समाज को और बांटे बिना जरूरतमंदों की पहचान के लिए पिछड़ेपन को निष्पक्ष रूप से कैसे परिभाषित करें, कैसे मापें? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज भी जारी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।